तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। कोशिश से कामयाबी तक का सफ़र कभी कभी बहुत कठिन होता है और वही इंसान सक्सेसफुल रहता है जो उन कठिनाइयों का सामना कर सकता है। तो आज एक ऐसे ही इंसान से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। एवी प्लीज। मशहूर लेखक, निर्माता, निर्देशक सुभाष घई का जन्म 24 जनवरी 1945 को नागपुर में एक पंजाबी परिवार में हुआ। पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग में डिप्लोमा करने के बाद सुभाष घई ने मुंबई आकर तकदीर, आराधना, उमंग और गुमराह जैसी कई हिंदी फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया। सन 1970 में उन्होंने मुक्ता जी से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, मेघना और मुस्कान। सन 1976 में फिल्म काली चरण से निर्देशक बने सुभाष घई ने विश्वनाथ, कर्ज, क्रोधी, कर्मा, राम लखन और सौदागर जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में बनाकर अपना नाम फिल्म इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया। डायरेक्शन के अलावा उन्होंने जॉगर्स पार्क और इकबाल जैसी कई फिल्में प्रोड्यूस भी की। उन्होंने मुंबई में एक वर्ल्ड क्लास फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनाया है जिसका नाम है द विस्लिंग वुड्स। कोशिश से कामयाबी तक उनका ये उतार चढ़ाव भरा सफर कितना रोमांचक रहा, आइए देखते हैं। तो ये थे प्रसिद्ध एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर मिस्टर सुभाष घई। आइए अब उनसे एक मुलाकात करते हैं और ये मत भूलिए कि वो एक एजुकेशनलिस्ट भी हैं। सुभाष जी, कैसे हैं आप किरण जी? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप ये बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो मोटा ताजा एकदम हो रहा हूँ। लेकिन जब आपकी जर्नी शुरू हुई थी उस वक्त आप बिल्कुल मोटे ताजे नहीं थे, एक फिट एंड यंग। मैं एक बहुत दुबला पतला लड़का था जी, जो दिल्ली चांदनी चौक में रहता था। और मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मदर हमारी टीचर थी। और पार्टीशन के बाद पिताजी डॉक्टर जो चांदनी चौक में आए तो काफ़ी इकोनॉमिक स्ट्रेन था। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर अजमेरी गेट में, तो मैं कभी ये सोच नहीं सकता था कि एक दिन आके दूरदर्शन में बैठ के अपने दर्शकों से बात करूँगा और एज ए फिल्म मेकर बात करूँगा। हर एक का सफ़र उसके बचपन से शुरू होता है। जब भी बच्चे लोग मुझे आते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि डायरेक्टर कैसे बनना जाता है, एक्टर कैसे बना जाता है, क्रिकेटर कैसे बना जाता है, तो मैं उनसे यही बात करता हूँ कि जो ख्वाब आपके बचपन में थे, जो चीज़ें आपको बचपन में एक्साइट करती थी, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती थी कि काश मैं ये कर सकता, वो जो बचपन का जो इम्प्रेशन है आपका, उसी के पीछे आपको पड़ जाना चाहिए। अगर आपने उसी पे निपुणता पाली तो आप उसी में ही सक्सेसफुल होंगे। हमें मालूम है कि जब मैं स्कूल में था, मैं ड्रामा करता था, म्यूज़िक था, डांसेस में था, तो मैं पिताजी को कभी नहीं बताता था क्योंकि पिताजी के लिए बैन था वो चीज़ें। और मैं पिताजी को तब तक नहीं बताया जब तक मैं कॉलेज में चला गया और कॉलेज में जाके फिर मैंने प्लेज लिखे, डायरेक्ट किए, माँ को बता देता था मैं। लेकिन आपको मालूम है कि मध्यवर्ती जो लोग हैं वो बच्चों को समझते हैं कि ये नौकरी के काबिल नहीं है, गाना बजाना, डांस करना, ड्रामा करना, ये एक एंटरटेनमेंट है, एक फजूल का काम, साइड प्रोफेशन है, फजूल का साइड में कर लो। हाँ। तकरीबन सब जो बहुत गलत बात है। और आजकल तो बिल्कुल ही गलत बात है। उस वक्त तो फिर भी कम चांस मिलता था,
लेकिन आज जो जिस तरह से मीडिया और एंटरटेनमेंट बढ़ा है, उसमें तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आज हर बच्चा जो है खुशहाल है मीडिया एंटरटेनमेंट में, फिल्मों में, टेलीविज़न में, डिजिटल में। अब देखिए, तो पिताजी को मैं बताता नहीं था। पिताजी चाहते थे कि मैं बीकॉम करूं, और उन्होंने बीकॉम के लिए मुझे रोहतक भेज दिया कि अब हॉस्टल में रहो और यहाँ पूरी बीकॉम करके आओ। अब वो मेरे लिए आज़ादी हो गई। अब मेरी कोशिश पूरी यही रही कि किसी भी तरीके से मैं बीकॉम ना करूं और मैं एक्टर बन जाऊं या डायरेक्टर बन जाऊं। तो उन दिनों में मैं प्ले लिखना शुरू किया, और 3-4 साल में जो उस कॉलेज में रहा, तो मैंने अपने कॉलेज का नाम बहुत ऊंचा किया। अच्छे अच्छे प्लेस लिखे, अच्छी अच्छी पोइट्री लिखी, अच्छे डांस कोरियोग्राफ किए, गाने गाए, एक्टर रहा, गोल्ड मेडलिस्ट बना। लेकिन उसकी खबर मैंने अपने पिताजी को नहीं होने दी, सिर्फ मदर को मालूम था। और मेरी कोशिश ये थी कि किसी तरह से मैं ये इस विद्या में निपुण हो जाऊं, क्योंकि बचपन से मेरा यही शौक़ था, म्यूज़िक का भी। तो मुझे याद है कि एक दिन जब बीकॉम मैंने कर ली, पास ही हुआ था, कोई मैं ख़ास मार्क नहीं थे, 45-40% के बीच में। आप समझिए कि नालायक ही स्टूडेंट था मैं। तो एजुकेशन मुझे चाहिए थी इस चीज़ में, पर मुझे एजुकेशन दी जा रही थी कॉमर्स में। यही माँ बाप आज गलती करते हैं कि उसको धक्का मार के स्कूल में और कॉलेज में जमा कर देते हैं कि जाओ पढ़ के आओ और वो डिग्री लेके आओ जो दूसरे ने ली है। वो माँ बाप उनको ये नहीं बोलते कि वो डिग्री लेकर आओ जिसमें तुम निपुण हो, जिसमें तुम काबिल हो। वो डिग्री के लिए वो फोर्स नहीं करते कि एजुकेशन वो जो आप खुद सीख रहे हैं, चाहे वो माँ बाप से सीख रहे हैं, मित्र से सीख रहे हैं, स्कूल में सीख रहे हैं। टेक्स्ट बुक तो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए हैं, 6 सवालों का जवाब देना है आपको। लेकिन उसके ऊपर अपने ज़िंदगी में क्या सीखा है, उसको जो आपके शौक़ हैं, जो पैशन है, चाहे वो साइंटिस्ट बनने का है या IT इंजीनियर बनने का है या क्रिकेटर बनने का है, वो आपके लिए मेजर है। क्योंकि मैं आज इसलिए कह सकता हूँ कि मैं आपको अपनी जो कोशिश की जर्नी यात्रा बता रहा हूँ, उस कोशिश में मेरी क्या क्या कोशिशें थी। सब जगह विरोध था, सब जगह अपोजिशन थी। तो मुझे मालूम था कि मेरे पिताजी मुझे हॉस्टल से निकाल देंगे अगर उन्हें पता लग गया कि मैं ड्रामा में ये सब कर रहा हूँ। हाँ, ये कर रहा हूँ। तो जब मैं दिल्ली वापस आया पिताजी के पास की, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है, वहाँ पर मैंने आपकी नौकरी पक्की कर दी है, अब जाइए वहाँ। तो मैं उदास हो गया थोड़ा सा। तब मेरे पिताजी ने मेरे को देखा और कहा कि तुम क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। मैंने कहा जी मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ। और मुझे मालूम था कि ये इसमें तो अभी थप्पड़ ही पड़ने वाला और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा, है ना। अब खींच के थप्पड़ पड़ेगा कि बस इसलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि अब तुम फिल्मों में जाओगे, इसी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें फिल्मों में कोई जानता है। मैंने नहीं। कोई रिश्तेदार है आपका? बोले नहीं। तो कैसे करोगे तुम बॉम्बे जाके? ये सवाल तो उनका वाजिब था। मैंने कहा जी मुझे नहीं मालूम, मेरा दिल ये कहता है कि मुझे जाना चाहिए वहाँ पर। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर जाना है तो ऐसा काम करो कि एक ट्रेनिंग स्कूल में जाओ। तो तुम पूना FTI में जाके एडमिशन लो, 2 साल का खर्चा मैं तुम्हें दूंगा और 2 साल और स्ट्रगल के लिए पैसा दूंगा, 4 साल मैं तुम्हें दूंगा। अभी तुम 19 साल के हो, फिर 23 साल के हो जाओगे, लेकिन 4 साल के बाद घर वापस आ जाना, ये मेरे से वायदा करो। मैं जी वायदा करता हूँ, मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे FTI भेज दिया, जो मैं बहुत खुश हो गया और मैं हैरान हुआ कि ऐसे। लेकिन मेरे फादर ने क्यों कहा मुझे बाद में पता लगा। हाँ। जो हमारे प्रिंसिपल थे कॉलेज के, हाँ। वो हमारे पिताजी को कहीं पार्टी में मिले। अच्छा। तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी को कि आपका बेटा जो है बहुत टैलेंटेड है, इसको आप बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भेजिए, इसका मैंने काम देखा है बहुत। तो मेरे पिताजी हैरान हो गए कि ये क्या यहाँ पर BCom कर रहा था या क्या कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब कि वो यही काम कर रहा था। बोला जी हमने इनको गोल्ड मेडल दिए, आपको बताया नहीं उसने, हमने उसको कितने अवार्ड्स दिए हैं। तो तब मेरे पिताजी को लगा कि ये जो, फिर उन्होंने मेरी मदर से बात की, ये क्या हो रहा है भाई, मेरे पीछे आप लोग क्या कर रहे हैं ये लोग। तो फिर ये मेरी एक कोशिश वहाँ कामयाब हुई। जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक की एक यात्रा थी, उसमें घर का विरोध था, पढ़ाई का विरोध था। बल्कि जो पढ़ाई थी उस पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अगर आपने तारे ज़मीं की पिक्चर देखी हो तो जैसे उसको गणित के जो हैं वो चलते हुए पुर्जे लग रहे थे, वो नहीं था। वैसे मुझे भी वो चलते हुए पुर्जे नज़र आते थे।
और मेरा था संगीत में, नाटक में, नाट्यशास्त्र में। तो जब मैं दूसरी कोशिश मेरी ये रही कि जब मैं FTI पहुंचा तो वहाँ के लिए मैं बिल्कुल नया बच्चा था। दिल्ली से एक आया हुआ एक आम लड़का, पतला दुबला, मैंने अप्लाई किया। तो मैंने डायरेक्शन और एक्टिंग 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया वहाँ पर। तो BR चोपड़ा साहब थे, उसमें एग्ज़ामिनर थे हमारे, और 4-5 और लोग थे। तो उन्होंने कहा परफॉर्म करके दिखाओ, तो मैंने एक्टिंग करके दिखाई। एक सीन था मेरे पास जो मैंने प्ले किया हुआ था, तो वो बहुत इम्प्रेस हो। तो मुझे ये था कि मैं या तो एक्टिंग में जाऊँगा या डायरेक्शन में जाऊँगा, क्योंकि एक्टिंग शायद नहीं मिले मुझे, तो एटलीस्ट मुझे यहाँ तो रहना ही है। तो मैंने वो दोनों चांस जो हैं ले लिए। तो BR चोपड़ा साहब ने कहा कि नहीं, तुम एक्टिंग में आओ, बिकॉज यू आर ए वेरी गुड एक्टर एंड यू शुड ज्वाइन एक्टिंग कोर्स। ये उनकी सलाह थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। शीशे में देखा जाके, ठीक ठाक ही लगता हूँ मैं, पतला दुबला हूँ। अब जब मैं फिल्म स्कूल में गया तो जितनी मेरी विद्या सीखी हुई थी, जो भी स्टेज मैंने सीखा हुआ था, जो मेरी एस्पिरेशन थी, वो बिल्कुल ऐसा लगा कि उसको मुझे अनलर्न करना पड़ेगा। ये नया ही किस्म का एक सिनेमा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा, उन्होंने हमें बताया ग्लोबल सिनेमा क्या होता है, फ्रेंच सिनेमा क्या होता है, यूरोपियन सिनेमा क्या होता है, वो हमने कभी देखा नहीं था। हमने देखा था राज कपूर साहब का सिनेमा, गुरुदत्त, बिमल रॉय, इन लोगों का सिनेमा से हम वाकिफ़ थे। तो वो एक झटका लगा हमें कि मैं तो रामायण और महाभारत की कहानियाँ लेकर आया हूँ अपने पास। मेरे पास तो ग्रंथ वो हैं, चंद्रकांता संतति है, ये है, वो है, वासुदत्ता है, दूत वाक्य है, मुंशी प्रेमचंद हैं। पर ये तो कह रहे हैं गोदार उधर फैलने की बात करो, क्योंकि हमने वर्ल्ड सिनेमा में आपको बोलना है। मैंने कहा जी मैं नेशनल सिनेमा तो पूरा कर लूँ पहले, लोकल तो पूरा करूँ, है? तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, ये स्कूल मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैंने कहा छोड़ के जाऊँगा कहाँ, वापस दिल्ली। अब मुझे ये सीखना ही मेरी कोशिश है। अब जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है, उसको अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं, उसी को मेहनत बोलते हैं। मेहनत का असली मतलब ये होता है जो चीज़ आपको पसंद नहीं, और उसमें सीख के उसमें एक्सेल करो, उसमें निपुणता पाओ, उसी को कड़ी मेहनत बोलते हैं। ये तो कड़ी मेहनत का वर्ड हम ऐसे आम यूज़ कर लेते हैं। सुभाष जी, मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ेगा क्योंकि हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं सुभाष घई जी से। तो सुभाष जी, अब आपने कहा कि आपने वहाँ जाके सब अनलर्न किया, जो भी सीखा हुआ था आपने, आपको लगा कि ये मैं जो सीखा हूँ ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपने फिर FTI में क्या सीखा? मैं यही तो कहानी में बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी मैं कोशिश करता था सालों तक, वो नाकामयाब हो जाती थी। अब उस जो कोशिश को कामयाब बनाना, वही मेरी यात्रा रही। जो मैंने कोशिश कॉलेज में की, स्कूल में की, वो FTI में जाके नाकामयाब हो गई, ये नहीं काम आएगा। फिर वहाँ मैंने एक नया सीखा, सिनेमा सीखा कि सिनेमा में एक्टिंग कैसे होती है, डायरेक्शन कैसे होती है, एडिटिंग क्या होती है, साउंड क्या होती है, यहाँ पर एक्टिंग जो है एक एक शॉट में की जाती है। तो सारी विद्या मैंने वहाँ ऋत्विक घटक जो हमारे गुरु थे FTI में, उनसे सीखी मैंने। मैं विद्यार्थी बहुत अच्छा था, मैं अपनी टेक्स्ट बुक से भी ज़्यादा और चीज़ें सीखने में बहुत इंटरेस्टेड था। टेक्स्ट बुक जो दी गई थी, कोर्सेज जो थे, वो तो मैं सीखता ही था। उसके अलावा भी मुझे सीखने की, ऑब्ज़र्व करने की बहुत आदत थी। लेकिन ये कोशिश से मैं एक बहुत ही अच्छा एक्टर भी बन गया और सिनेमा का एक विद्यार्थी भी बन गया। तो मुझे लगा कि FTI का डिप्लोमा मिल गया, मैं कामयाब हो गया। लेकिन जब बॉम्बे पहुंचा तो मुझे लगा ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई। वो कैसे हुई? जब मैं डिप्लोमा लेके 1 हफ्ते के बाद एक स्टूडियो में गया, तो स्टूडियो में मुझे गेट कीपर ने पूछा कि आप किससे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला भाई मैं तो एक फिल्म स्कूल से आया हूँ और अंदर शूटिंग देखना चाहता हूँ। तो आप किसी को जानते हैं? मैंने बोला नहीं। तो बोला मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। बोला मैं फिल्म स्कूल से हूँ, विद्यार्थी हूँ। बोले जी हम नहीं जानते किसी फिल्म स्कूल के, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। और उस गेट के दरवाजे के बाद मैं 15 मिनट खड़ा रहा, ये सोच के कि मैंने इतनी मेहनत की है स्कूल में, इतनी मेहनत की मैंने FTI में, क्या मैं बॉम्बे में ये देखने के लिए आया हूँ कि दरवाजे बंद हो जाएंगे, और मैं तो किसी को भी नहीं जानता था। बड़ा निराश होकर मैं घर आया। ये कोशिश मुझे फिर से करनी पड़ेगी, एक नई कोशिश शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन किस्मत की बात यह हुई कि थोड़े दिन के बाद मुझे चिट्ठी आई फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर टैलेंट कॉन्टेस्ट से, कि जो 12 टॉप प्रोड्यूसर थे उस वक्त, उन्होंने फिल्म फेयर के साथ
कुछ क्या 4-5 याद किया हज़ार बच्चों को बुलाया, ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट किया। तो उसमें उन्होंने FTI के बच्चे भी बुलाए थे। तो जब मुझे बुलाया गया तो मैंने वहाँ परफॉर्मेंस की। जब उनके सामने परफॉर्मेंस की तो 12 के 12 प्रोड्यूसर जो टॉप थे उस वक्त, नासिर हुसैन साहब, BR चोपड़ा साहब, सुबोध मुखर्जी, हेमंत कुमार, सब टॉप प्रोड्यूसर थे, जी ओम प्रकाश जी। तो उनको मेरी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। लेकिन जब मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई और मुझे कहा गया कि तुम्हारा नंबर 1 है आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा नंबर 1 है एज एन एक्टर। लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझे क्या पता लगा कि एक पिक्चर बन रही है राज, उसमें जो मेरा कंपटीटर था उसका नाम था राजेश खन्ना, उसे ले लिया गया है और मुझे नहीं लिया गया है। तो ये जो मेरी कोशिश थी टैलेंट कॉन्टेस्ट की, वो भी नाकामयाब होगी। क्योंकि उस वक्त GPCP साहब एक प्रोड्यूसर थे, वो फिल्म बना रहे थे राज, उसमें कोई दूसरा हीरो था, वो हीरो काम नहीं कर रहा था। तो उनको लगा कि भाई जब, और राजेश खन्ना ने जो टेस्ट दिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में, मुझसे 3 दिन पहले दिया था, हर हफ्ते एक टेस्ट होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई उस लड़के को नहीं चाहिए तो आप बदली के लिए एक और नया लड़का है टैलेंट कॉन्टेस्ट में, उसको ले लो, ये राजेश खन्ना है। तो राजेश खन्ना का टेस्ट लिया, वो सिलेक्ट हो गया। जब तक मेरा रिजल्ट आ रहा था वो शूटिंग कर रहा था। तो आप सोचिए कि किस्मत की अच्छी लात जो उसको पड़ी और किस्मत की बुरी लात मुझे पड़ी और फिर मैं नाकामयाब हो गया। इसी अब ये नाकामयाबी जो थी मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। एक फ़िल्म थी बहारों के सपने, बहारों के सपने में नासिर हुसैन प्रोड्यूसर थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि मैंने एक ब्लैक एंड वाइट छोटी फिल्म बनाना चाहता हूँ और तुम्हारे को ये कहानी बहुत फिट होगी। तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, ये करोगे। मैं बहुत खुश, चलो फिर कामयाबी आ गई। राजेश खन्ना को अगर मिल गई है वो फिल्म राज, तो मुझे ये मिल जाएगी। खुश होकर मैं तैयारी करने लगा अपने कैरेक्टर्स की। 15-20 दिन के बाद फिर मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा जी आप नहीं हैं, इस फिल्म में राजेश खन्ना सिलेक्ट हुए हैं। फिर मेरी नाकामयाबी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्टार हैं। यूनाइटेड प्रोड्यूसर ने सोचा कि भाई हम तो 3000 रुपये में महीने में एक्टर मिल रहा है, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब वो फिर स्ट्रगल मेरी एज एन एक्टर बहुत लंबी चली। सब प्रोड्यूसर्स ने मुझे इज्जत दी मेरे टैलेंट की वजह से, लेकिन काम नहीं दिया। तो पहली फिल्म जो आपको मिली वो कैसे मिली? तो पहली फिल्म जो मुझे मिली थी वो मिली थी राजश्री की तकदीर। 1000 रुपये मुझे टोटल मिला था उस फिल्म में, और मैं वो रोल था उसमें कुछ फरीदा जलाल के लवर का रोल था उस टाइम पे, और ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था लेकिन रोमांटिक रोल था। लेकिन वो फिल्म से ये हुआ कि वातवाराम जी थे, गुरुदत्त जी के भाई, उन्होंने वो फिल्म देखी तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा पसंद कर लिया। तो एक फिल्म बनी थी उमंग, अगर आपको याद हो। तो उमंग में उन्होंने 11 लड़के 11 लड़की लिए और हम सब लोगों की पगारें रख दी सैलरी। तो जब सैलरी हमको 700 रुपये की मुझे पहली बार मिली, तो एक लड़की थी जिससे मुझे प्रेम था, पूना की लड़की थी, वो FTI के दिनों में मिली थी। तो मैंने उनसे फ़ौरन ये कहा कि आज 700 रुपये की सैलरी मिल गई है और आपसे शादी मैं करूँगा अभी। तो शादी का वादा किया और शादी की, और आज वो मेरी पत्नी है। मुक्ता जी, हाँ जी। तो कोशिश करता है आदमी, याद रखिए कोशिश में सबसे पहली चीज़ नाकामयाबी है। मुझे एक बात हमेशा याद आती थी मेरी माँ की बताई हुई, दीवार पे चढ़ती हुई चिड़ियों को देखा करो, चींटियों को देखो। जब दीवार पे चढ़ती हुई चींटियाँ हमेशा गिरती हैं, फिर उठती, फिर चढ़ती हैं, फिर चढ़ती हैं, फिर चढ़ती हैं। तो जब भी मैं गिरता मुझे चींटियाँ याद आती थी कि मैं फिर कोशिश करूँगा। और हर नाकामयाबी को मैंने अपॉर्चुनिटी बनाया। अब इसको अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। अब ये मुझे फिल्म मिली है उमंग, उमंग के बाद मुझे 5 फिल्म में एज ए हीरो मिली। लेकिन जब मैं काम कर रहा था एज एन एक्टर, मुझे एक्टिंग ही पसंद नहीं आ रही थी। थिएटर में मैं इंजॉय करता था, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने गया तो मुझे लगा कि ये मेरा काम नहीं है। क्यों? कि एक तो छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ता था, दूसरी ये थी कि जो सीन ये लिख के लाते थे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। मुझे ये नहीं पता था कि जो एक्टर्स लोग हैं, स्टार्स लोग हैं, वो सीन को बहुत अच्छा करते हैं, भले उनको ना पसंद हो। ना पसंद हुआ सीन भी, बेसिकली दे हैव टू फॉलो व्हाट इज गिवन टू देम। मुझे था कि मुझे दिल को तो, मैं तो कन्विंस होना चाहिए, मेरे दिल को तो अच्छा लगना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। वो मुझे उतनी अकल नहीं थी उस वक्त, जो अभी समझ आया कि ये बहुत मुश्किल काम है कि जिस सीन को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, डायलॉग कन्विंस्ड नहीं है, लेकिन तो भी कन्विक्शन के साथ करना है, कन्विक्शन के साथ आप बोल रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम है ये भी। दैट इज़ वाई आई सैल्यूट एक्टर्स कि कमाल करते हैं ये लोग। तो मैं बहुत परेशान था कि ये जो एक्टर मैं बन गया हूँ, हीरो की फिल्में मिल गई हैं, लेकिन मैं नाकामयाब हूँ, इस कोशिश में भी नाकामयाब हूँ।
ये चौथी कोशिश थी जो मेरी नाकामयाबी की थी। अब देखिए, नाकामयाबी के बाद एक रात की बात है कि मैं एक कहानी, स्टेज प्ले कहानियाँ मैं लिखता था थोड़ी थोड़ी, तो एक कहानी मैंने अपने दोस्त को सुनाई जो मेरे बीबी भल्ला को एक्टर थे। उनको अच्छी लगी। उन्होंने एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, प्रकाश मेहरा, उनको कहानी सुनाई उनके घर में जाके। प्रकाश मेहरा ने मुझे बुलाया, ये कहानी मैंने तुम्हारी सुनी है, मैं ये कहानी खरीदना चाहता हूँ तुमसे, तो तुम मुझे दे दो, मैं बनाऊंगा। मैंने बोला साहब मैं काम कर सकता हूँ इसमें एज एन एक्टर? बोले नहीं, तुम नहीं कर सकते हैं। पहले मुझे लगा मैं कामयाब हो गया, एक बड़ा डायरेक्टर मुझे मिल गया है। तो बोले तुम नहीं करोगे, इसे विनोद खन्ना और रणधीर कपूर करेंगे। उस कहानी का नाम था आखिरी डाकू। तो कहानी बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे निकाल दिया और पैसे तो मुझे दे दिए। तब मैंने डिस्कवर किया कि मैं लिख अच्छा सकता हूँ, मैं कहानी अच्छी सुना सकता हूँ। और उसके बाद आप मानेंगे कि 1.5 साल के बीच मैंने कुछ 6 टॉप डायरेक्टर्स को 6 टॉप स्टोरीज दे दी। कहानियाँ लिखता था और दे देता, और कहानी मेरी पहली बार में ही उनको पसंद आ जाती थी। ऐसा होता था। मुझे लगा मैं एक्टर से फेल हो रहा हूँ और राइटर में कामयाब हो रहा हूँ। उनमें से 1-2 फिल्में तो नाम तो बताइए हमें, कौन सी जो पर्दे पे आई? जो पर्दे पे आई, वो एक पिक्चर का नाम था खान दोस्त, जिसमें राज कपूर साहब ने और शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया था रामायण के ऊपर। एक आखिरी डाकू थी जो प्रकाश मेहरा जी ने बनाई थी। एक और फिल्म थी जो कि रमेश मल्होत्रा ने बनाई थी। तो 4-5 फिल्में थी ऐसी। लेकिन एक कहानी थी कालीचरण, जो मैंने अपने मित्र शत्रुघ्न सिन्हा के लिए लिखी थी। मेरे FTI के मित्र थे वो जी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब को ये स्क्रिप्ट पहले पसंद नहीं थी, लेकिन थोड़े से स्टार बन गए थे वो। तो जब मुझे एक प्रोड्यूसर NNCP साहब ने बुलाया कि तुम्हारे पास कोई कहानी है, क्योंकि तुम कहानियाँ बहुत अच्छी लिखते हो यार, मैंने सुना है। तो मैंने साहब एक है, लेकिन वो रिजेक्टेड कहानी है। देखिए, ज़िंदगी में एक बात यहाँ रुकिए, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये लोग गलत समझते हैं बच्चे, जो सोचते हैं कि आजकल ऑनेस्टी काम नहीं आती है। ऑनेस्टी 100 साल 1000 साल पहले भी काम आती थी, और अभी भी काम आती है, और कल भी काम आएगी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो। याद रखिए, जीत जब ऑनेस्ट होते हैं तो दूसरा आदमी आपको पसंद करता है और आपको सहायता करने की कोशिश करता है। जब मैंने कहा कि कहानी रिजेक्ट हुई है, तो उन्होंने बोला मुझको सुनाओ। जब मैंने सुनाई तो कहने लगे कहानी तो बहुत अच्छी है। किसने कहा ये गलत है? मैं प्रोड्यूसरों ने कहा, जिनको सुनाई उन्होंने ली नहीं है। बोले नहीं, हम लेंगे। उन्होंने कहानी ली, और चौथे दिन मुझे कहा एक बार और सुनाओ। फिर मैंने एक बार और सुनाई, और उन्होंने कहा कि तुम इस फिल्म को डायरेक्ट करोगे। अब मैं कहानी से डायरेक्शन में कहाँ हूँ? मैंने किसी का असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं था, मैंने कभी कैमरा से नहीं देखा था, मैंने कभी साउंड एडिटिंग नहीं की थी, और ये मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा जिस तरह से तुम कहानी सुना रहे, अगर उसका 70% भी पिक्चर में आ जाता है तो मेरी पिक्चर कामयाब है। यही कहानी बनाओ जो तुमने स्क्रिप्ट सुनाया है मुझे। और वो जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। अब मेरी एज ए राइटर की जो नाकामयाब कोशिश थी, जो कालीचरण नहीं बिक रही थी, जो नहीं जा रहा था स्क्रिप्ट, उसी नाकामयाबी ने मेरे को कामयाब बनाया एज ए डायरेक्टर, और कालीचरण सुपरहिट हुई। उसके बाद तो आपने बहुत सारी फिल्में बनाई और बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्में बनाई। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने तो सक्सेस पाई, लेकिन आपने बहुत सारे दूसरों को भी सक्सेस दी। बहुत सारे एक्टर्स को आपने फर्स्ट टाइम अपनी फिल्म में ब्रेक दी, और वो जाके सक्सेसफुल हुए। उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा, और हम बात कर रहे हैं सुभाष घई जी से। तो सुभाष जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने बहुत सारे और लोगों को भी सक्सेस दी, बहुत सारे एक्टर्स का करियर आपने बनाया। कालीचरण हिट होने के बाद एक दूसरी फिल्म बनाई मैंने, विश्वनाथ, वो भी सुपर हिट हो गई। उसके बाद मैंने तीसरी फिल्म गौतम गोविंदा और क्रोधी बनाई, जो मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी, बहुत बड़ी एम्बिशियस फिल्म थी वो। और मैं अपने आप को किंग समझने लगा। पिताजी को लिखा, अब तो मैं कामयाब हो गया हूँ, देखिए इतनी बड़ी फिल्में बना रहा हूँ, 2 हिट भी हो गई। और जैसे ये 2 रिलीज हो गई, दोनों फ्लॉप हो गई। फिर मैं नाकामयाब हो गया। तो जो मेरी कोशिश थी एज ए डायरेक्टर बनने की, 2 फिल्में जब फ्लॉप हो जाती हैं तो उस वक्त एक्टर आपको छोड़ देते हैं, स्टार्स लोग आपको बंद कर देते हैं, सबके फ़ोन बंद हो जाते हैं, आपको पता है। तो मैंने सोचा क्या करूं। फिर मैंने कहा कि ये फिल्म इस
नाकामयाबी को भी मुझे कामयाबी बनाना है। मैंने एक फिल्म बनाई कर्ज, और ख़ुद प्रोड्यूस की पिक्चर। मेरे पास 10,000 रुपये से मैंने वो फिल्म शुरू की थी। फाइनेंसर्स का मेरे पे फेथ था, डिस्ट्रीब्यूटर्स का मेरे पे फेथ था कि मैं बहुत मेहनती हूँ और ऑनेस्ट हूँ। फिर मेहनत और ऑनेस्ट जो है वो छुपती नहीं है, लोगों को नज़र आती है, लोग आपके पास आके आपको मदद करते हैं। फाइनेंसर्स मेरे पास आए फ्लॉप होने के बाद भी स्टार्स ने छोड़ दिया मुझे, इंडस्ट्री ने छोड़ दिया, लेकिन फाइनेंसर्स केम टू मी, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स केम टू मी कि आप बनाइए सुभाष जी, हम आपके साथ हैं। और फिल्म मैंने बनाई कर्ज, और उस कर्ज ने जो है मुझे एक बहुत अच्छा नाम दिया। लेकिन कर्ज की तकदीर देखिए, जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फ्लॉप हो गई। पहली मेरी प्रोडक्शन, जब 2 वीक तक फ्लॉप चलती रही, क्या हुआ साहब, वो कुर्बानी फिल्म आ गई है, बहुत बड़ी हिट हो गई है और इस पिक्चर को मार दिया है। तो किसी ने मुझे कहा कि ये फिल्म सुभाष तुमने 10 साल पहले बना डाली है, ये बहुत ही न्यू एज से भी आगे चली गई है सिनेमा। उसके बाद जब मेरे पास सितारे नहीं काम कर रहे थे, स्टार्स नहीं काम कर रहे थे, तो गुलशन राय थे जिन्होंने मुझे पहले से साइन किया हुआ था एज ए डायरेक्टर। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला साहब मेरे पास स्टार नहीं है लेकिन कहानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा कहानी सुनाओ। तो मैंने कहानी दादा और पोते की सुनाई, उनको बहुत अच्छी लगी, और उस फिल्म का नाम था विधाता। वो मैंने दिलीप कुमार साहब को लिया गाया, जो सेकेंड इनिंग प्ले कर रहे थे, और एक नया लड़का है साहब संजय दत्त हैं, जो कि सुनील दत्त साहब का लड़का है। उनकी अभी नई पिक्चर शुरू हुई है रॉकी। तो मैं उस बच्चे को मिला हूँ, 17-18 साल का है वो संजय दत्त, उसको लेते हैं पोते के रोल में। और ये बीच के स्टार लेते ही नहीं हैं, जो काम नहीं करना चाहते, हम भी काम नहीं करना चाहते। हमें कहानी में, अपनी कहानी बताने में हमें अपने ऊपर भरोसा है। उस प्रोड्यूसर ने मेरी सपोर्ट की और वो विधाता बनाई, और विधाता बहुत बड़ी हिट हुई। उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन शुरू की और ये सोचा कि मैं अब इसके बाद नए एक्टर्स के साथ ही काम करूँगा। और वो मैंने पिक्चर हीरो शुरू की, मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ के साथ। जैकी श्रॉफ जो थे उनको एक्टिंग का ABC नहीं आता था और उन्होंने कबूल किया, लेकिन मैंने बोला आपको मुझ पे फेथ है, सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। और दोनों ने सरेंडर किया और फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म पहले 4 वीक चली ही नहीं, क्योंकि कुली फिल्म आ गई थी अमिताभ बच्चन साहब की। फिर नाकामयाबी आई, फेल हो गए। इतनी मेहनत की, इतनी बड़ी पिक्चर बनाई हमने हीरो। 5वें वीक के बाद पता लगा कि पिक्चर जो है अभी कलेक्शंस बढ़ रही हैं, और वो 75 वीक तक चली, 50 वीक तक 9 सेंटर में चली। वो फिर कामयाबी ने पकड़ लिया। तो आप देखिए कि मेरी ज़िंदगी के रोलर कोस्टर कैसे आए। इधर से कोशिश होती थी, इधर नाकामयाबी होती थी, इधर से कामयाबी आ जाती थी। और मैं इस्टेब्लिश हो गया कि एक डायरेक्टर है वो न्यू कमर के साथ एक बहुत बड़ी हिट फिल्म बना सकता है। यहाँ से मेरा एज ए डायरेक्टर इंडस्ट्री वालों को फेथ शुरू हुआ कि यस ही इज़ ए गुड डायरेक्टर। 6 पिक्चरें बनाने के बाद, 2 पिक्चरों के बाद नहीं, 6 फिल्म बनाने के बाद। उसके बाद तो आपने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस सबको ब्रेक दी, पहली बार उनके साथ काम किया, उन्हें पॉलिश किया, लेकिन उसके साथ साथ आपने कई एक्टर्स को सेकंड फिल्म में लिया। उनकी सेकंड फिल्म थी पर आपके साथ थी। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्यू कमर्स को लिया वो जैकी श्रॉफ, महिमा चौधरी, मनीषा कोइराला, इनको पहली फिल्म में जिनको एक्टिंग का ABC भी नहीं मालूम था, उनके साथ काम किया। और बहुत से ऐसे एक्टर थे जिनकी सेकंड फिल्म थी मेरे साथ। लेकिन जैसे टीना मुनीम थी, उनकी एक ही फिल्म थी पहले देव साहब के साथ, मैंने उनको कर्ज में लिया। फिर मीनाक्षी भी एक पिक्चर पेंटर बाबू कर चुकी थी। फिर उसके बाद जो संजय दत्त थे उनकी भी सेकंड फिल्म थी। अनिल कपूर की भी पहले दूसरी तीसरी फिल्म थी। अनुपम खेर जी की सेकंड फिल्म थी मेरी। और अनिल कपूर, संजय दत्त, ये बहुत से लोग थे। कतरीना की सेकंड फिल्म थी, करीना कपूर की सेकंड फिल्म थी। तो मैंने उनको ग्रूम किया क्योंकि दे वांटेड टू वर्क विद मी, कि सुभाष जी के साथ काम करने का मतलब ये है कि आप एक्टिंग के बारे में भी, बिकॉज ही टेक्स ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, सो इनके साथ हमको सीखने को मिलेगा। तो मैंने बहुत सिखाया। फिर जो भी मैंने सीखा था वो सिखाता चला गया, और ईश्वर की मेहरबानी से फिर मेरी 10-11 लगातार हिट हो गई और हिट होती चली गई। और हिट होने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब सब कुछ ईश्वर ने दे दिया है, अब मुझे ये चीज़ आने वाली जनरेशन को देनी है। और वहाँ पर मुझे ख्याल आया कि जब मेरे ऑफिस के अंदर बहुत से बच्चे आने लगे
कि सब एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स कि हमें आप काम दीजिए, आपने उसको दिया, इतने स्टार्स बनाए हैं आपने, इतने कोरियोग्राफर बनाए हैं, इतने सिनेमाटोग्राफर बनाए हैं। तब मैंने महाराष्ट्र सरकार से अपील की कि मेरे को एक लैंड चाहिए जिसमें कि मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, और स्कूल में जो भारत के जितने बच्चे हैं वो वहाँ आकर पढ़ें, लाइब्रेरी में रहें, सीखें और इंडस्ट्री से कनेक्ट हों, और वो बेचारे ऐसे मेरी तरह भटके नहीं जो मैं दरवाज़ा बंद हो गया था मेरा और 5 साल तक कुछ था नहीं। तो उनको हम ये भी समझाएं, गाइड करें कि इस स्कूल के अंदर आपको प्रोफेशनल कैसे बनना है। मेरा जो शिवाजी, मुझे ये स्ट्रगल का था, बताइए कि ये स्कूल आपने बहुत अच्छा शुरू किया और सक्सेसफुल रहा, बिकॉज FTII के अलावा कोई ऐसे स्कूल था ही नहीं जहाँ के आप प्रॉपर डिग्री ले सकें और एक लंबा कोर्स कर सकें। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हमारे स्कूल्स के करिकुलम में भी जो मीडिया एंटरटेनमेंट की जो लाइन है उसकी कुछ क्लासेस होनी चाहिए, ताकि बच्चों को उसी एज में वो आइडेंटिफाई कर सकें और समझ सकें कि ये मेरा फील्ड है और ये मैं करना चाहता हूँ? ये जो स्कूल मैंने सेटअप किया इसका नाम है व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल। जी। तो व्हिस्लिंग वुड 2001 में मैंने सोचा था, और इस स्कूल को सेटअप करने के लिए मैं 32 स्कूल को, डिफरेंट वर्ल्ड के जितने 32 स्कूल थे वहाँ मैंने ट्रैवल किया था, उनकी स्टडी करके, उनके कोर्सेज समझ के। तो तब मुझे पता लगा कि अमेरिका में मीडिया स्टडीज़ के जो कोर्सेज हैं वो 5th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाते हैं। उनके बच्चे जो हैं वो 5वीं क्लास से शुरू पढ़ते हैं कि मीडिया को कैसे पढ़ना है, टीवी कैसे देखना है, टीवी के क्रिटिसिज्म को कैसे समझना है, न्यूज़ और पॉलिटिक्स को कैसे समझना है। तो वो एक बहुत बड़ा कोर्स था। आर्ट के लिए एक कोर्स है कि आपको हर स्कूल के अंदर डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स एक चीज़ लेनी पड़ेगी, ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है। तो मैंने देखा कि उनका एजुकेशन सिस्टम ही अलग है, और जब मैंने अपने भारत का एजुकेशन सिस्टम देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये इस तरह के, मतलब इन्होंने सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर और यही बनाना है या कुछ और भी बनाना है। इनकी आर्टिस्टिक स्किल को तो बढ़ाया ही नहीं इन्होंने, मेमोरी बेस्ड एजुकेशन रह गई। तो मुझे इस बात से बहुत सदमा पहुंचा कि मैं ये कैसे, फिर मैंने नए कोर्सेज बनाए, क्योंकि FTI में हमें जो है ना वर्ल्ड सिनेमा सिखाया जाता है और आर्ट सिनेमा की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि हम उनके आर्टिस्ट लेवल को जीत सकें। लेकिन मेरा यह था कि ये इंडस्ट्री से रिलेशन होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि मैं अब जो काम कर रहा हूँ वो पूरा भारत देखे, ये नहीं कि थोड़े से लोग देखें। तो हम लोग अपने बच्चों को व्हिस्लिंग वुड्स के अंदर हर डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स को ये बताते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है, डू व्हाट यू लव। तुम अगर सत्यजीत रे की बनना चाहते हो प्लीज़ वो बनो, और मनमोहन देसाई बनना चाहते हो तो वो बनो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, लेकिन करो उम्दा, एक्सीलेंट तरीके से पाओ। तो इस तरह से व्हिस्लिंग वुड में हमने एक एजुकेशन फिलॉसफी बनाई, और आज हमें खुशी है कि आज 10वां साल है व्हिस्लिंग वुड्स का, और आज ये इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, वर्ल्ड के टॉप 10 में है व्हिस्लिंग वुड्स जी। तो इसकी जो मुझे खुशी है कि मैंने एक संस्था ऐसी स्थापित की जिसमें भारत के सभी बच्चे आते हैं और वो वहाँ पढ़ते हैं और इंडस्ट्री वालों से कनेक्ट करते हैं। ये एक कामयाबी है जिसमें आज भी मैं अपना फ़ख्र फील कर सकता हूँ, और इसमें सहायता मुझे पूरी इंडस्ट्री की मिली, आप लोगों की मिली, मीडिया की मिली। एक कामयाबी आपकी और भी है, छोटी सी। दिलीप कुमार और राजकुमार को आपने सौदागर फिल्म में इकट्ठा काम कराया, 2 महारथी, 2 इतने बड़े एक्टर्स, और पूरी इंडस्ट्री कहती थी कि ये फिल्म नहीं बन सकती, लेकिन आपने उस फिल्म को बनाया बाकायदा और वो सक्सेसफुल रही। तो कितना मुश्किल था इन 2 बड़े एक्टर्स के साथ एक ही फिल्म में काम करना? जब मैं सौदागर लिख रहा था और मेरे जो को राइटर थे और जो को प्रोड्यूसर थे, सभी लोग मुझे ये कहते थे कि आप जो पिक्चर सोच रहे हैं दिलीप कुमार और राजकुमार साहब के साथ, ये पिक्चर कभी नहीं बनेगी। पूरी इंडस्ट्री कहती थी कि ये पिक्चर बन ही नहीं सकती, बिकॉज दिलीप कुमार, राजकुमार तो 35 साल से एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। दे यूज्ड टू हेट ईच अदर काइंड ऑफ थिंग। और तुम ये स्क्रिप्ट लिख रहे हो सौदागर, पता नहीं क्या, मुझे एक तो ताल्लुक़ मेरा दिलीप साहब के साथ बहुत अच्छा था, मैंने कर्मा बनाई थी उनके साथ, विधाता बनाई थी, तो मुझे उनके ऊपर बहुत विश्वास था कि ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ये फिल्म के लिए और फिल्म टेक्नीशियंस को बहुत प्यार करते हैं, ये हमें इंस्पिरेशन देते हैं। उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन भी बहुत दिया। लेकिन राजकुमार साहब के बारे में मैं जानता नहीं था। लेकिन मुझे एक बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही किरण जी आपको, कि ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत काम आती है, वो बहुत बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है, वो है ऑनेस्टी। अगर आप चालाकी से कोई काम करेंगे लोग पकड़ लेंगे आपको। मैंने कहा मैं ऑनेस्टी से स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि दोनों का रोल बराबर रहना चाहिए। और मैं दिलीप साहब के पास गया, उनको रोल सुनाया और मैंने कहा साहब दूसरे दोस्त का रोल भी बराबर है। तो बोले किसको ले रहे हो तुम?
मैं बोला ये राजकुमार को, वो कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। मैं राजकुमार साहब के पास गया, मैंने बोला साहब ये मैं कर रहा हूँ, स्टोरी बना रहा हूँ। तो बोला कौन है दूसरा दोस्त? मैंने जी दिलीप साहब। तो बोले हाँ, हम एक ही एक्टर को मानते हैं जिनका नाम है दिलीप कुमार जानी, ऐसा कुछ बोला होगा। तो उसके बाद जब फिल्म शुरू हुई, हमारे फिल्म का शेड्यूल थे 12 महीने में कंप्लीट करनी है। आप मानेंगे किरण जी कि सौदागर फिल्म मैंने 9 महीने में कंप्लीट की, 3 महीने पहले कंप्लीट की, और कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, ना राजकुमार की तरफ से ना दिलीप कुमार। वो अलग बात है कि एक बड़े सीनियर लोग हैं, उनकी कुछ ईगोज होती हैं, वो हम थोड़ी थोड़ी उनके बच्चे इंडल्ज कर देते हैं। इंडल्ज करते हैं, उनको प्यार करते हैं। हमने तो दिलीप कुमार और राजकुमार का नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया था कि इन दोनों को बच्चा समझ के ही इनको ट्रीट करना सब लोग, और अपना काम करते हो। तो हमने चुन्नू मुन्नू से काम ले लिया। तो सुभाष जी यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं सुभाष घई जी से। तो सुभाष जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी सारी फिल्मों में जो म्यूज़िक होता है वो हमेशा बहुत ही मेलोडियस और वेस्ट एंड ईस्ट का एक कॉम्बिनेशन और सक्सेसफुल होता है। इसका क्या राज है? 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये कि आपको म्यूज़िक का बहुत शौक़ होना चाहिए, सुनने का बहुत शौक़ होना चाहिए। और सुनने का शौक़ मुझे 4 साल की उम्र से था। मैं भजन बहुत सुनता था, फिर फिल्म गाने सुने शुरू किए, फिर मैंने वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा शुरू किया सुनना। तो भजन से लेके सुगम संगीत से लेके गज़ल से लेके क्लासिकल से लेके फिल्मी गाने तक सुनने शुरू किए, फिर वेस्टर्न क्लासिकल सुनना शुरू किया। तो ये पूरी यात्रा में मोज़ार्ट, बीथोवन, हाँ बीथोवन सब, फिर मैं अभी पराग भी जाता था, वेनिस भी जाता था। तो ये जो पूरी यात्रा के अंदर एक क्या कहते हैं ना, प्रगति होती जाती है आपकी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो उनकी असली बातें सुनते हैं कि वो उनका दुख तो करीबन यही होता था। कल्याण जी आनंद जी थे या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे कि हमारे गानों को जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं वो जस्टिफाई नहीं करते। हम ट्यून कुछ बनाते हैं, म्यूज़िक कुछ देते हैं, लिखते कुछ हैं, लेकिन वो स्क्रीन पे कुछ और नज़र आता है। स्टार गाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उसका जो भाव है, उसकी जो आत्मा है, उसका जो सब टेक्स्ट है, सोल इज मिसिंग, ख़त्म जाता है। तो ये बात मैंने अपने दिमाग में रख ली कि म्यूज़िक को जब कंपोज किया जाएगा तो कहानी के हिसाब से किया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने की कि जब भी मैं म्यूज़िक कंपोज़र को अपनी कहानी सुनाता था तो उसके अंदर वो कहानी की सिचुएशन बहुत डिटेल में लिखता था मैं, और उनको सुनाता था कि इस तरह से स्क्रीन के ऊपर हमारा कैरेक्टर गा रहा है और ये सिचुएशन में है। तो ये उसकी आंतरिक यात्रा है। एक्चुअली अगर आप देखें तो जो गाने हैं हमारे, वो इंटरनल जर्नी ऑफ ए कैरेक्टर है, तो कहानी से जुड़ी होती थी वो। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जब आप पिक्चराइज करते हैं एज ए डायरेक्टर तो हर बोल के ऊपर एक वज़न होता है उसका। अगर कहा उसने कि हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, तो लगना चाहिए। और वही बोल चेंज हुए, हर कर्म अपना करेंगे ए सनम तेरे लिए। तो दिलीप साहब जो है नूतन जी के लिए गाते हैं तो अलग गाते हैं, लेकिन नूतन जी जब देश के लिए गाते हैं तो अलग गाते हैं। तो उस बोल का मतलब क्या है, हर बोल के हिसाब से हर शॉट होगा। जो आजकल जो बच्चों ने थोड़ा सा गुमराह हो गए हैं वो MTV के कल्चर से, कि बोल कुछ जा रहे हैं, शॉट्स कुछ हो रहा है, कटिंग कुछ चल रही है, तो एक साउंड ट्रैक तो सुनाई दे रहा है, तो आप उस गाने को सिर्फ आप देख रहे हैं, महसूस नहीं फील नहीं कर रहे। तो पर सुभाष जी, आपको ये लगता है कि बीइंग अ राइटर एंड एन एक्टर योरसेल्फ, शायद वो 2 एरियाज़ में क्योंकि आप माहिर थे तो दैट हेल्प्ड यू समवेयर? बहुत, मुझे एक्टिंग ने बहुत हेल्प किया कैरेक्टर्स लिखने में, आर्टिस्टों की परफॉर्मेंस लेने में। एक्टिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया राइटिंग में, और म्यूज़िक ने मुझे बहुत हेल्प किया डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर के रूप में, कि एक फिल्म को म्यूज़िकली कैसे बताना है। इसलिए तो आप समझिए कि 19 फिल्में बनाई, 19 में से मेरी 12 फिल्में चली और 12 आज तक लोगों को याद हैं। इसलिए लेकिन यह है कि म्यूज़िक जो है वो हमारे जीवन की भी एक मतलब भाग है, बहुत बड़ा भाग है। पैदा होते हैं तो म्यूज़िक सुनते हैं, हर फंक्शन में म्यूज़िक तो होता ही है। इसलिए फिल्म में, हमारी हिंदी फिल्मों में बहुत ज़रूरी है कि एक डायरेक्टर को म्यूज़िक का सेंस भी होना और म्यूज़िक को फिल्म के साथ कैसे जोड़ना।
सुभाष जी, आपकी फिल्मों में आपने कुछ देशभक्ति के गीत भी डाले हैं, उनकी क्या वजह थी? एक तो मैं खुद देशभक्त हूँ, क्योंकि मैं देशभक्ति को कोई ऐसा फालतू या कमर्शियल चीज़ नहीं समझता कि आप ऐसे डाल दो इसमें। अगर उसकी कहानी में ज़रा सा भी एक स्थान आता है तो वो सिंसियरली डालना चाहिए, डालने के लिए नहीं डालना चाहिए। तो आप कहेंगे कि जब मैंने आई लव माई इंडिया या हर कर्म अपना करेंगे, आप दोनों सिचुएशन में देख लीजिए कि कैरेक्टर जब गा रहे हैं तो बहुत सिंसियर लगते हैं, वो ठूसी हुई सिचुएशंस नहीं है। इसलिए वो गाने आज भी जो हैं बजते हैं, 30-30 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, क्योंकि वो आस्था देश के लिए आपके हृदय में होनी चाहिए। अगर है आपकी आस्था और आप सच्ची मानते हैं तो एज ए राइटर, डायरेक्टर, आपके हर काम में वो देशभक्ति आएगी। आप क्लर्क हैं या बैंक मैनेजर हैं तब भी आएगी। लेकिन अगर नहीं है, उसको ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं आप और एक कमर्शियल गिमिक मान रहे हैं तो वो नहीं आएगी। नहीं। अच्छा, आपने एज प्रोड्यूसर कुछ फिल्में रिसेंटली प्रोड्यूस की हैं, लेकिन उनका जो जॉनरा है वो थोड़ा सा अलग हटके है, वो आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म्स नहीं हैं, कुछ अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसा क्यों, जबकि आप खुद एक बहुत ही सक्सेसफुल कमर्शियल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे हैं? आप ये मत भूलें कि मैं FTI का स्टूडेंट रहा हूँ। फिल्म स्कूल के होने से ये फ़ायदा होता है कि जो एक आर्टिस्ट होता है आपका, एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, आप कमर्शियली कभी कभी आप आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को सेक्रीफाइस कर देते हैं, कमर्शियल की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए जब मैं प्रोड्यूसर बना तो मैंने 2 चीज़ें की। एक तो विस्लिंग वुड्स सेटअप किया इंस्टीट्यूट, दूसरी मैंने एक मुक्ता सर्च लाइट बनाई, जिसके अंतर्गत हमने सब वो फिल्में बनानी शुरू की जो कि एक अच्छी, एक इंडिपेंडेंट सिनेमा और एक जो हट के सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हमने एक फिल्म बनाई राहुल एक बच्चे पे, फिर हमने इकबाल बनाई। इसी इकबाल फिल्म जो है मैंने प्रोड्यूस की, बहुत ही अच्छी याद है। हाँ। और इस तरह से एक ऐसा मैंने डिपार्टमेंट खोला जहाँ पर कि दूसरे बच्चे एक नए नए तरीके के सब्जेक्ट ला सकते हैं और छोटी बजट की वो पिक्चरें बना सकते हैं। तो मुक्ता सर्च लाइट के अंदर आज भी हम वो फिल्में बनाते हैं, चाहे वो मराठी में बनाएं या दूसरी लैंग्वेज में बनाएं या बंगाली में बनाएं, हम बनाते हैं। वो एक अपना डिवीज़न है हमारे मुक्ता आर्ट्स का, और एक मेन स्ट्रीम सिनेमा का है जो कि हम अलग तरीके से बनाते हैं। सुभाष जी, आपका विस्लिंग वुड्स आपकी बेटी हेड करती है एंड काफ़ी एक्टिवली उनको करती हैं, तो ये ख्याल आपके मन में कैसे आया कि मैं अपनी बेटी को एजुकेशन के फील्ड में डालूं और वो संभाले सबको? इनका कॉन्फिडेंस एक बेटी में होना। और देखिए, मैं एक वो पिता हूँ जो बच्चों को वही करने देता हूँ जो बच्चे चाहते हैं, क्योंकि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बच्चों को करने दो जो वो चाहते हैं, तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो? तो उसने कहा कि डेफिनेटली मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसी वो MBA कर रही थी, लंदन में कर रही थी, अपने पढ़ रही थी। तो मैंने कहा कि देखो, मैं ऐसा एक स्कूल खोल रहा हूँ, तो अगर एजुकेशन में आना है तुमको तो तुम मोस्ट वेलकम। तो उसने बोला यस पापा, ये मेरे को सूट करता है, मुझे लगता है कि मैं इसमें आगे हाँ, क्योंकि मैं इस कैरियर के अंदर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने आके विस्लिंग वुड्स संभाला और 10 साल के अंदर उसने विस्लिंग वुड्स को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। आज वर्ल्ड का टॉप 10 स्कूल में है। तो ये सारा श्रेय मेरी बेटी मेघना को ही जाता है, क्योंकि वो, मैंने कहा ना, जिस बच्चे को जैसे अच्छा लगे वही उससे। आपकी छोटी बेटी मुस्कान, वो क्या करना चाहती है? अभी क्लियर है या? अभी वो 14-15 साल की है, अभी वो डिस्कवर करती है, और बच्चों को डिस्कवर करने दीजिए, अपने आप ही अपने रास्ता ढूंढेंगे। बच्चे अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, सिर्फ आप उनको वैल्यूज़ दीजिए अच्छी, और ये बताइए कि भाई अपने डिग्निटी से ज़िंदगी जीना, जो भी जीना, ये मैं उनको कहता हूँ। आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये बताइए। हमारे फ्यूचर प्लान जो हैं, एक तो मुक्ता आर्ट्स में हम लोग एग्जीबिशन भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, एजुकेशन भी करते हैं, और मैं भी फिल्में अभी लिख रहा हूँ। 2-3 मैं प्रोड्यूस करूँगा, एक फिल्म डायरेक्ट करूँगा। अगले साल से हमारी फिल्में शुरू होंगी, और मुक्ता आर्ट्स इसी तरह से अपनी सवारी, इसकी यात्रा चलती रहेगी। कोशिश, फिर नाकामयाबी, फिर कामयाबी। ये ग्राफ जो है वो शुरू से रहेगा, अभी तक है और चलता रहेगा, और यही जीवन है। यही जीवन है। अच्छा, तो हमारे शो में एक हम रैपिड फायर करते हैं। 10 सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ और आपको एक एक लाइन में उनका जवाब देना है। अगर फिल्मी दुनिया में ना होते तो क्या करते? मैं जर्नलिस्ट होता, कुछ ना कुछ लिख रहा होता। छुट्टी के दिन क्या करना पसंद करते हैं? बहुत सोता हूँ मैं। हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म? साउंड ऑफ म्यूजिक। किस समय बहुत खुश होते हैं? जब मेरी ऑडियंस
मेरे सीन पे तालियां बजाती हैं। कभी गुस्सा आ जाए तो उस पर काबू कैसे पाते हैं? हंस पड़ता हूँ कि मुझे गुस्सा आ गया। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना आप रह नहीं सकते? मेरी पत्नी। जिंदगी में कुछ छोड़ना हो तो क्या छोड़ेंगे? वो छोड़ दी मैंने। पहले मैं सिगरेट पीता था, वो मैंने 15 साल से छोड़ दी। ओके। आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? म्यूज़िक सुनना। ओशो की किताब पढ़ता हूँ मैं बहुत। ओह, फिलॉसफी की किताबें पढ़ना मेरा बहुत शौक़ है। मेरा बहुत अच्छा टाइम पास होता है। सफलता पाने का राज क्या होता है? ऑफ कोर्स आप कहेंगे कोशिश। हाँ। सफलता पाने का एक क्लास है, हमेशा विद्यार्थी रहो, बी स्टूडेंट। हर दिन अपने आप को स्टूडेंट समझो, मास्टर और सक्सेसफुल मत समझो। आपकी पसंद का फूल, फेवरेट फ्लावर? गुलाब का, क्योंकि मेरी प्रेमिका ने, जो आज मेरी पत्नी है, हाँ। गुलाब का फूल ही दिया था। अच्छा, उन्होंने आपको दिया था? जी हाँ। ओह, वंडरफुल। इंस्टीट्यूट में मैं प्ले कर रहा है, हम हाँ। लोग प्ले कर रहे थे, वो देखने आई थी जी। तो फूल लेकर आई थी। हाँ। अपनी सहेलियों के साथ आई थी। सुभाष जी, आज के बच्चों को आपको एक खास मैसेज देना चाहेंगे? इस प्रोग्राम में जो कोशिश से कामयाबी तक है, इसमें मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि अगर कामयाबी पानी है तो एक बात याद रखना कि कर्तव्य पहले, अधिकार बाद में, ड्यूटी फर्स्ट, राइट्स बाद में। हमारे बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि अपने अधिकारों को ज़्यादा मांगते हैं और अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। अगर आप अपना कर्तव्य करेंगे, आपको अधिकार मांगने की ज़रूरत नहीं, लोग आपको देंगे और अब लोग आपको सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ाएंगे। ये मेरा कहना है। एक सवाल और आपसे पूछना था, आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो मल्टीप्लेक्स फिल्में क्यों हैं सिर्फ? मतलब वो मासिस के लिए क्यों नहीं बन रही? देखिए, आज के बच्चे हैं, ग्लोबल बच्चे हो चुके हैं, क्योंकि आज आईपैड आने से, टेक्नोलॉजी आने से सब बच्चों की इंफॉर्मेशन लेवल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। हमारे समय पे सिर्फ राष्ट्र को जानते थे, या अपने राज्य को जानते थे, या अपनी कॉलोनी को और अपने शहर को जानते थे। लेकिन आज के बच्चे पूरे विश्व के हर कल्चर को समझने लग गए हैं, उनकी लोगों को समझने लग गए हैं। तो एक उनकी विकसित माइंड है आज। तो इसीलिए फिल्में भी जो हैं, उनका स्तर जो है वो न्यू एज सिनेमा की तरफ बढ़ गया है, जिसमें कि ग्लोबल रिफ्लेक्शंस हैं। तो इसीलिए आज मल्टीप्लेक्सेस में आप देखेंगे तो हर तरह की फिल्म के लिए स्कोप है। लंच बॉक्स के लिए भी है, क्वीन के लिए भी है, बजरंगी भाईजान के लिए भी है, और कपूर एंड सन्स के लिए भी है, दम लगा के हाइशा के लिए भी है। तो ये स्कोप बड़ा है, इसमें सब तरह के ऑडियंस जो है समा जाती है, जो कि बहुत अच्छा हुआ है, जबकि पहले हमारे समय में नहीं था। हमारे समय में बहुत सीमित लोग थे, मध्यवर्ती लोग, या मासिस होती थी, और उन्हीं के लिए हम लोग फिल्म बनाते थे। लेकिन आज जो है इसकी विशालता बढ़ चुकी है, हर तरह की ऑडियंस है हमारे पास। जिस तरह की आप फिल्म बनाना चाहें अब बना सकते हैं। ये मल्टीप्लेक्सेस का हमें मेन फ़ायदा हुआ है और ये परिवर्तन हुआ है। तो अब आप मेरे लिए ऑटोग्राफ और हमारे शो के बारे में कुछ लिखेंगे?